हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। क्लास 10 साइंस का मैंने सभी चैप्टर को पढ़ा दिया है। अब आप लोगों की बारी है टेस्ट देने का। ये है टेस्ट नंबर फर्स्ट। ऐसा ही आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस टेस्ट में आप लोगों से मैं ओनली 15 प्रश्न पूछने वाला हूं और 15 प्रश्न में आपको कम से कम 10 प्रश्नों का सही आंसर देना है। 10 प्रश्नों का सही आंसर दोगे तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो आप लोग तैयार हो जाइए और आप लोगों को सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है और सभी प्रश्न का आंसर देना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जो मैग्नीशियम धातु है उसे वायु में जलाया जाता है तो वो कौन सा उदाहरण है। ए आपका ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी आपका है उष्मागतिकी एंड सी है रासायनिक परिवर्तन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जो वायु है, वायु में मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है, पहला प्रश्न है टेस्ट का। और आप लोग बताओ कौन सा सही है। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ाया गया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और देखना है आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसलिए मैंने आप लोगों को दे रहा हूं। तो पहला प्रश्न का क्या सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं आपको लास्ट में सही आंसर अभी बताऊंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले कॉपी में लिख लो कि ये सही है, फिर बाद में आप मिलाना है कि सही है या गलत। तो ये है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग देखो आप लोगों का सही है या फिर गलत, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, इसमें से आपको बताना है कौन सा अम्लीय लवण है। ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है Na2SO4 एंड सी ऑप्शन है NaHSO4 एंड डी ऑप्शन है KCl। तो आप लोग पहले सोचो कौन सा सही आंसर हो सकता है। ये हमारा टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है और आप लोग जल्दी से सोचो आखिर कौन सा सही हो सकता है, फिर मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट में 15 में से 10 प्रश्न का उत्तर दोगे तो फिर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। या फिर 15 में से 12 प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा NaSO4। यहां जो H लगा हुआ है यहां मतलब आपका हाइड्रोजन आयन है और इसीलिए ये होगा अम्लीय लवण, ठीक है, अम्लीय लवण होगा। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन था और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है एंटीमनी है, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एंटीमनी क्या है, यहां आपका ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु एंड डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहां आपका जो एंटीमनी है वो क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां जो एंटीमनी है वो आप लोगों का क्या है बताओ जल्दी से। ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु एंड डी है मिश्र धातु। तो अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर सही है उपधातु। क्या है, उपधातु। तो जो आपका एंटीमनी है वो क्या है, उपधातु है। तो यहां से आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काफी अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां सबसे पहले देखो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। ए है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल ही IUPAC नाम नहीं होगा, इसलिए गलत है। वी आपका है मेथेनोइक अम्ल, सी है एथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल होगा। अब आपको जानना जरूरी है इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या है 2। तो आखिर एसिटिक अम्ल में कार्बन की संख्या 2 है तो 2 को क्या कहा जाता है आप लोग जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 को कहा जाता है एथ, और एथ में आप नोइक जोड़ोगे तो एथेनोइक अम्ल आपका सही हो जाएगा। तो यहां से आपका सही है एथेनोइक अम्ल। 5 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का है 5 नंबर की, फेफड़ों से जो आपका शुद्ध रक्त आता है, जो फेफड़ा है उससे शुद्ध रक्त आता है। ए आपका है बाएं अलिंद में, बी है बाएं निलय में, सी है दाएं अलिंद में एंड डी है दाएं निलय में।
तो देखो, जो आपका शुद्ध रुधिर है फेफड़े में वो कहाँ से आता है, किधर आता है, तो वो आपको पता होगा। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ा रहा था, आई होप कि श्वसन तंत्र पढ़ा रहा था, तभी पढ़ाया था, या फिर हृदय की संरचना में पढ़ाया गया था, हृदय की संरचना। तो यहाँ आपका कौन सा आंसर सही है, आप लोग जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। 5 क्वेश्चन हो गया है, 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो सही आप लोगों को बताना ही होगा, और आई होप कि आपने बताया भी होगा। तो यहाँ जो बाएं अलिंद है ये सही है। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, बाएं अलिंद में। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो प्रश्न नंबर 6 कि पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है, मतलब पादप में जो जाइलम ऊतक है वो क्या करता है, मतलब वो किस कार्य के लिए जाना जाता है। ए आपका है जल का वाहन, बी है भोजन का वाहन, सी है ऑक्सीजन का वाहन, डी है अमीनो अम्ल का वाहन। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पादप में जा से होता है जल और जा से होता है जाइलम, इसीलिए आपका जाइलम जल का वहन करता है। हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था पुष्प की संरचना, क्या पढ़ाया था, पुष्प की संरचना, ठीक है। पुष्प की संरचना में मैंने आपको नर जननांग, मादा जननांग, और उसी में पराग कोश होता है, नर जननांग का भाग होता है। और उसके अंदर क्या होता है आपको पता है, ए है वाहिदल, बी है अंडाशय, सी है अंडप, डी है परागकण। ये है भैया मादा अंग, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब आपके पास लाइफ लाइन है वाहिदल या फिर परागकण। तो अब आप लोग करेक्ट आंसर बताओ। अब आप लोगों को मैंने लाइफ लाइन भी दे दिया है, 2 मैंने कट भी कर दिया है, अब 2 में ही एक बताना है कौन सा सही है। तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मैंने 7 क्वेश्चन टेस्ट में हो चुका है, और 7 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें जो आपका ये भी वाहिदल भी नहीं होता, ये जो परागकण होता है ये होता है परागकण। परागकण परागकोश के अंदर पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा मिल तो रहा है परागकोश और परागकण। तो पराग याद रखना, पराग मतलब पराग, परागकोश में परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, यानी कि जो पृथक्करण का नियम है वो किसने प्रस्तुत किया था। ए है चार्ल्स डार्विन ने, बी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, सी है रॉबर्ट हुक ने, एंड डी है ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो यहां आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, देखो जो आपका पृथक 3 नियम प्रस्तुत किए थे इन चारों ऑप्शन में से कोई एक, और वो कौन है, पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो वो कौन है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आनुवांशिकता एवं जैव विकास में ये चीज। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करेक्ट दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 5 या 6, 7 इतना अगर करेक्ट दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास समय है तैयारी करने का, और आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। आपके पास ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर एंड डी है 40 सेंटीमीटर। देखो एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की आपको दिया गया है फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, एफ बराबर क्या होता है r/2, और फोकस दूरी हमें दी हुई है ना, तो हमें r बराबर 2f, यानी कि आपको जो r है यानी कि r ज्ञात करना है, तो आपको 2f यानी कि आपको फोकस दूरी की दोगुनी कर देनी है, ठीक है। फोकस दूरी जो आपका है ये 10 है तो इसकी दोगुनी कर लो, यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। 9 में 8, 7 क्वेश्चन सही होना चाहिए। देखो बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को अपनी कला दिखाना है यार, टॉपर बनना है, क्योंकि मैं आप लोगों का टेस्ट भी अब आयोजन कर दिया हूँ। फर्स्ट टेस्ट आज ही है और फिर आप लोगों को लगातार टेस्ट भी कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका टेस्ट नहीं कराया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, वो कांच जिसका अपूर्णांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी, यानी कि प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले गेस करो कौन सा सही आंसर होगा। 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वी है 2 × 10�6मीटर प्रति सेकंड, सी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एंड डी है 3 ×
6 मीटर प्रति सेकेंड। देखो अब आप लोगों को पता होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है 3 × 10⁸ और जो आपका अपूर्णांक दिया हुआ है 1.5 से आप भाग दे दो, यहाँ से 2 हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया 10 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होगा? ऑप्शन ए आपका है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर एंड डी है इनफाइनाइट। तो वो आपका कौन सा करेक्ट होगा? पता होगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्वस्थ आंख है, अगर आपके मतलब आंख में कोई भी दोष नहीं है तो क्या होगा? ये हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग जल्दी से बताओ इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। लगभग मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, और आप लोगों को बताने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो अगर आपका आंख स्वस्थ है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना जरा दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, तो आप वहां तक देख सकते हो जब तक आपके आंख पर कोई बाधा ना पड़े, यानी कि आपका इनफाइनाइट करेक्ट हो जाएगा, अनंत तक आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ए आपका है ओम, वी है ओम प्रति मीटर एंड सी है ओम मीटर एंड डी है मीटर प्रति ओम। देखो अगर आपको बताया जाए तो इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें वो मात्रक दिया हुआ है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन वो क्या है वो आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए अभी तक, क्योंकि अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी माना जाएगा। और आप लोगों को करेक्ट आंसर देना ही चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को लिए 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत एक वीडियो में सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोग गलत उत्तर दो तो आप लोगों की गलती है, आप लोग स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे हो। आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर अब ओनली 2 मंथ बचे हुए हैं, और 2 मंथ में आपकी जितना तैयारी कर सकते हो कर लो। फिर आपको क्लास 10th का मौका नहीं दिया जाएगा, फिर से क्लास 10th की तैयारी करो, क्योंकि जिंदगी में कभी आपको क्लास 10th में फिर से नहीं पढ़ना है, और वो समय नहीं आएगा जो आपका बीत जाएगा। समय है, अभी आप तैयारी करना शुरू कर दो। इसका जो आपका देखो ओम इसमें भी है, ओम इसमें भी है, ओम इसमें भी है और ओम इसमें भी है, तो ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहां देखो अगर आपसे बात की जाए 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो यहां जो आपका 4 ओम है, ठीक है, अब 4 ओम है यानी कि 4/n हो जाएगा, क्योंकि 1/, प्रतिरोध ज्ञात करना है, 1/r है और 4 ओम है बटे n है चालकता, ठीक है। नहीं आपको चालक देखो यहां से क्या करना है ना, 4 ओम है तो यहाँ 1/r जो होगा वो n है और r है, ठीक है। n यहाँ आपका 4 यानी कि n/4, और इसको अगर आप उल्टा करोगे तो 4/n हो जाएगा। ये नहीं पता होगा क्योंकि ये मैंने पहली बार लिया है क्वेश्चन, तो 4/n है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/n। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे याद रखना, अगले टेस्ट में आप लोगों का फिर से लिया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, और मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कि युक्ति मतलब यंत्र, जनित्र है या गैल्वेनोमीटर है या फिर अमीटर है या मोटर है। जल्दी से आप लोग बताओ आखिर कौन सा आंसर सही हो सकता है। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसमें आपको अपना दिखाना है पूरा कला। तो यहां आपका सही आंसर होगा जनित्र। क्या होगा? जनित्र, ठीक है, जनित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। आपके पास ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला या पेट्रोल, डी है आपका जल विद्युत। तो आपका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोग जल्दी से गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला एंड पेट्रोल। तो ये है हमारा 15 VIMP टेस्ट, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट। और अगर आपने इस टेस्ट में भाई 13 या 10 या फिर 11, 10 से ऊपर की बात की जा रही है, 10, 11, 12, 30, 40, 50, ठीक है, इतना का अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो।
तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और कमेंट करना है अगला टेस्ट किस सब्जेक्ट पर लिया जाए, और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। अगले टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोग जुट जाओ, और अगला टेस्ट होगा फिर आप लोगों का जल्दी ही संडे को। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।